आरुषि को आरजू को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। मिस्टर शर्मा ने देवकी जी को रोमांस में उलझा दिया। अजय को रेहान की हेल्प करने की जिम्मेदारी दी गई और मिस्टर मित्तल बाकी बचे लोगों को पूजा और पार्टी की तैयारियों में लगा चुके थे, जिससे आरव और सुमित को अपना काम करने में सहूलियत हो गई। थोड़ी देर में गौरी पूजा शुरू हो गई और उसके बाद उन दोनों की एंगेजमेंट थी। अगले दिन मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा के कहने पर दोनों डगरू सेठ गणपति जी के दर्शन करने गए। दर्शन और पूजा के बाद वो मिस्टर दयाल से मिले। चूंकि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए यहाँ पर साल भर भक्तों की भीड़ होती है, इसलिए किसी को भी उनसे मुलाकात पर शक नहीं हुआ। वहाँ आरजू ने प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन किया, जिससे कंपनी के शेयर्स ऑफिशियली उसके हो गए थे। वहाँ से निकलकर वो दोनों होटल गए, जहाँ उन्होंने साथ में क्वालिटी टाइम बिताया और फिर वो ऑफिस चले गए। इसके बाद सब कुछ प्लान के हिसाब से होने लगा। आरजू ने ऑफिस संभाल लिया और बाकी सब उसकी हेल्प करने लगे। आरव, आरुषि, नमन, सना, अजय और देवकी जी के साथ रहने लगे। सुमित भी उनके साथ ही रहता था और वो दोनों उन लोगों के बीच रहकर सबूत और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगे। वैसे तो सबने बहुत कोशिश की, लेकिन ईशानी से किए वादे के कारण आरव ने कभी भी कोई नशा नहीं किया। इसके साथ ही आरव ने अपनी तरफ से अजय को समझाने की भी कोशिश की और उसने अपना खुद का कोई एम और खुद की पहचान बनाने के लिए उसको मोटिवेट किया। इसका उस पर कितना असर हुआ ये तो वक्त ही बता सकता है। रेहान आरव के साथ होने वाली बहस और लड़ाइयों का बहाना देकर ऑफिस से बाहर रहने लगा और बाहर से ही सारे गलत कामों और लोगों को रोकने लगा। वैसे भी ये सारे काम ऑफिस में कम और होटल और पब्स में ज्यादा होते हैं। ऑफिस और घर में लगे कैमरा और माइक की वजह से, आरव और सुमित की मेहनत की वजह से जल्दी ही उनके पास काफी सारे सबूत इकट्ठे हो गए थे। वहीं आरजू, ईशा और रेहान ने अपने तरीके से बिजनेस में उन लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया। जैसे ही यहाँ का काम खत्म हुआ तो उन लोगों ने किसी तरह समझा बुझाकर आरजू को कॉलेज जाने के लिए मना लिया। वैसे भी जब सबको सच पता चलता तो सबसे ज्यादा खतरा उसी पर होता, जो कोई नहीं चाहता था। एक बार फिर नाटक हुआ और ऐसा दिखाया गया कि आरव और रेहान के बीच की टेंशन की वजह से आरजू अमेरिका चली गई। फिर आया रेहान का बर्थडे। चूंकि अब तक उन लोगों ने ऐसा दिखाया था जैसे वो दीक्षित के प्लान में फंस रहे हैं, तो वो लोग भी आराम से पार्टी में आए और डरा धमका कर रेहान से पेपर साइन करवाए, बिना ये जाने कि इस तरह वो खुद ही उन्हें एक और सबूत सौंप रहे हैं। अगले दिन शंकर दीक्षित सबके साथ वहां आए और उन लोगों को घर खाली करने की धमकी देने लगे। मिस्टर दयाल और मिस्टर मित्तल की बात सुनकर सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। किसी को भी इन सब के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वहीं शंकर दीक्षित गुस्से से अपने दांत पीस रहे थे। तभी मिस्टर शर्मा ने कहा, अरे 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 भाई साहब, इतना गुस्सा अभी से? अभी तो आपको इससे भी बड़ा झटका लगने वाला है, वो भी आपकी अपनी औलाद की वजह से। वो क्या है ना, आपके बेटे ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं और तो और वो आपके गुनाहों का सबूत देने को भी तैयार हो गया है। उनकी बात सुनकर सब नमन को आंखें फाड़े देखने लगे। वहीं शंकर गुस्से से तिलमिला उठा और सामने रखी टेबल पर जोर से फेंकते हुए चिल्लाया, ये सब क्या बकवास है? नमन, जो कि मिस्टर शर्मा की बात सुनकर अब तक दंग था, अब शंकर के गुस्से से बुरी तरह डर गया और हकलाते हुए कहा, ये सब झूठ है डैड। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, ये क्या बोल रहे हैं ये लोग? रेहान ने वहां रखे पेपर्स, जिसे दीक्षित फैमिली प्रॉपर्टी के पेपर समझ रही थी, उठाए और नमन से कहा, ऐसे कैसे चलेगा बड़े भैया, आप इतनी जल्दी भूल गए? अरे कल रात ही तो आपने पेपर साइन किए हैं, प्रॉपर्टी के पेपर समझकर। उसकी बात सुनकर सबको एक बार फिर झटका लगा। तब आरव ने आरुषि के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए और शर्माते हुए कहा, वो क्या है ना जी, ये आइडिया तो हमें आपने ही दिया था। तो जैसे आपने ऑफिस में पेपर्स बदल कर हमारे साइन लिए थे, वैसे ही हमने भी कल पार्टी में पेपर्स बदल दिए थे। याद है जब उस इडियट ने पापा पर हाथ उठाया था और मैं और रेहान लड़ने लगे थे? सबका ध्यान हम दोनों पर था और उसी वक्त ईशा ने धीरे से पेपर्स बदल दिए। शंकर, इतना बड़ा धोखा, ये सब तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब एक साथ, हम तो डर गए। आरव, मामा जी, आप ये फिल्मी डायलॉग ना बंद करिए।
आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मिस्टर शर्मा, अरे जो इंसान बिना सिक्योरिटी के अपने खुद की बहन के घर नहीं जा सकता, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? रेहान, आपको देखकर तो लगता है कि आपने शायद कभी कोई मच्छर भी मारा है कि नहीं। मिस्टर मित्तल, वैसे भी ये सब करके आप हमारा और अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। शंकर, बस बहुत हुआ तुम लोगों का। तुम लोग शायद भूल रहे हो, मेरा नाम शंकर दीक्षित है। शंकर दीक्षित। अरे मैंने आज तक कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, मुझे खुद को नहीं पता। अरे जब मैंने अपने खुद के बाप और बहन को मारने से पहले नहीं सोचा, तो फिर तुम क्या हो? आरव, ये आप क्या कह रहे हैं? रेहान, मेरी मेरी माँ की मौत एक्सीडेंट थी, और नानू वो शंकर, मैंने मारा था उन्हें, मैंने, वो भी अपने इन हाथों से। और क्या करता मैं? पैसे चाहिए थे मुझे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। और वो भी क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे खुराना को मार दिया। अरे उन्हें तो खुश होना चाहिए था, दुश्मन था वो उनका, खत्म कर दिया मैंने उसे। लेकिन नहीं, उन्हें तो अपने उसूलों पर चलना था ना। मुझे अपने बेटे को पैसे देने से इनकार कर दिया और अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी। उनकी बात सुनकर देवकी जी तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि नारायण जी ने अपनी सारी जायदाद सिर्फ रेवती के नाम की है, और इसीलिए गुस्से में उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था। शंकर, फिर मैंने रेवती को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और अपनी बेवकूफ बहन को मोहरा बनाया। लेकिन मेरा बाप वो सब कुछ समझ गया था। उसने नई वसीयत बनवाई और सारी जायदाद उस रेहान के नाम कर दी। उस पर से ये भी शर्त रख दी कि अगर इसके 21 से होने से पहले इसको कुछ हो जाता है तो सारी प्रॉपर्टी चैरिटी को दे देगा। बस खिसक गई मेरी, और मैंने उस बुड्ढे को भी उसकी बेटी के पास पहुंचा दिया। और अब रेहान के सिर पर बंदूक रखते हुए, तेरी बारी है, लेकिन चिंता मत कर, तू अकेला नहीं जाएगा। मिस्टर शर्मा, मिस्टर मित्तल और आरव, ये सब तेरे साथ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जाएगी ये। कहते हुए उसने आरुषि पर गोली चला दी, जो उसके पेट में लगी और वो वहीं गिर गई। उसकी इस हरकत पर सब चौंक गए और कभी आरुषि और कभी शंकर को देखने लगे। शंकर ने नफरत से उसे देखा और कहा, इतने साल मैंने इसे पाला, ये जानते हुए भी कि इसका बाप एक गद्दार था। मुझे शंकर दीक्षित को जेल भिजवाना चाहता था, फिर भी मैंने इसे पाला। इससे झूठ कहा कि तुम दोनों ने इनके माँ बाप को मारा, लेकिन फिर भी क्या मिला मुझे? अरे किसी काम की नहीं थी ये, किसी भी काम की नहीं। शंकर गुस्से में आग उगल रहा था। आरुषि को सच सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बाकी सबको उसकी हालत पे अफसोस हो रहा था, सिवाय नमन और सना के, जो आराम से बैठे किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह वहां पे हो रही बातों का मजा ले रहे थे। तभी शंकर घूमा और उसने गुस्से में फुफकारते हुए देवकी से कहा, और तुझे मैंने यहाँ भेजा था ना कि तू इन सब पे नजर रखे, इनकी हर हरकत, हर चाल की खबर मुझे दे सके। तो फिर कैसे इन लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया और तुझे भनक भी नहीं लगी? कैसे? कहते हुए शंकर ने गोली चला दी। देवकी की तो सांसें रुक गईं। वो कभी ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकती थी। उसने अगर बचपन से किसी पर भरोसा किया था तो वो उसका भाई था, और आज तभी खून का एक गोला फूटा जिससे उनका चेहरा भीग गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, सब एक साथ जोर से चीख पड़े, रेहान! पनाह और इश्क बेपनाह से पहला अध्याय, लखनऊ का दिल, हजरतगंज। लखनऊ की एक